कम समय बड़ी तैयारी, कम समय बड़ी तैयारी, पढ़ लो बन जाओ, आगे बढ़ जाओ, कम समय बड़ी तैयारी। कम समय बड़ी तैयारी। तो बेसिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम धीरे धीरे करके एक एक चीजों को समझते जाएंगे। बट क्या आप लोगों को पता है मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है? जब भी आप कोई भी एडिशनल काम करते हो ना, तो उस एडिशनल काम को करने के लिए जो भी अलग से कॉस्ट लग रहा है, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। कोई भी काम हम करें, जैसे अभी हम 10,000 यूनिट्स बनाते हैं, मेरे पास एक ऑर्डर आ रहा है 2,000 यूनिट्स का, तो ये 2,000 यूनिट्स को पूरा करने के लिए जो भी मेरी अलग से कॉस्ट लगने वाली है, ये होती है मेरी वेरिएबल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट। जो भी हम अलग से लगाने वाले हैं किसी भी काम को करने के लिए, दैट इज माई मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, एफए में भी आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स, सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, देन इसके बाद हमें मिल जाता है कंट्रीब्यूशन, फिर कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तब जाके फाइनली हमें मिलता है प्रॉफिट। और ये जो हमारा प्रॉफिट होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो प्रॉफिट है ये आपका ईबीआईटी है, मतलब ना तो इसमें कोई इंटरेस्ट का पैसा माइनस हुआ है, ना कोई टैक्स का पैसा इसमें माइनस हुआ है। ईबीआईटी कहते हैं हम इस प्रॉफिट को। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट गिवन होगा ना, तो आपको पहले तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेना है। क्वेश्चन में अगर डेटा है जिससे आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सको, तो सबसे पहला काम आपका यही होगा, ऑलवेज फाइंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमेशा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको पहले फाइंड कर लेना है। इसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट जो आप करोगे इस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे करोगे। जो भी एडजस्टमेंट करने हैं, जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया, वेरिएबल कॉस्ट कम हो गया, कुछ भी ऐसा होगा, तो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे एडजस्टमेंट होगा। ऑलवेज एडजस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जो भी एडजस्टमेंट आप करोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे करोगे। और फिक्स्ड कॉस्ट अगर आपके पास क्वेश्चन में है, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको चाहिए होता है टोटल में। तो जनरली क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट ना टोटल में ही गिवन होगा। अगर बाय चांस टोटल में गिवन नहीं है, पर यूनिट गिवन है, तो जब भी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट गिवन होगा, तो आप हमेशा देखेंगे कि वहां पे ना एक एक्टिविटी लेवल अटैच्ड होगा। क्वेश्चन में ये साफ साफ लिखा होगा कि जब आप 20,000 यूनिट्स बनाते हो, तब आपका फिक्स्ड कॉस्ट सपोज 4 रुपीज पर यूनिट है, तो आपको क्या करना है ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेना है। फिक्स्ड कॉस्ट के केस में आप हमेशा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करेंगे। और एक बार जब आपने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड कर लिया, तो सारा एडजस्टमेंट, एडजस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो भी एडजस्टमेंट आप करोगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में करोगे, कि फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गया, कम हो गया, हमेशा टोटल में। ठीक है। अब इसके बाद ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, इसी कंट्रीब्यूशन के हेल्प से हम निकालते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है? पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, दिस इज
पीवी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीवी रेशियो अधिकतर क्वेश्चन में काम आएगा ही आएगा। थर्ड देखिए, सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो आपको मिल गया कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन के हेल्प से मेरे को मिलता है पीवी रेशियो, और वेरिएबल कॉस्ट के हेल्प से आपको मिलेगा वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। मार्जिनल कॉस्टिंग में ना हम कुछ कुछ गोल्डन रूल्स लेके चलते हैं। गोल्डन रूल्स क्या है? कोई भी रेशियो अगर आपको बोला गया है, कभी भी कोई भी रेशियो आपको निकालने बोला जाएगा तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि रेशियो निकालने के लिए आप हमेशा डिवाइड सेल से करोगे। जिस भी चीज का रेशियो निकालना है आप डिवाइड किससे करोगे? सेल से करोगे। ऑलवेज डिवाइड विथ सेल्स। इसीलिए पीवी रेशियो का दूसरा नाम कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो भी होता है। तो कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन है इसीलिए कंट्रीब्यूशन ऊपर आ गया, सेल्स हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो, न्यूमरेटर में क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट, डिनोमिनेटर में हमेशा सेल्स। क्यों? क्योंकि जब भी रेशियो वर्ड होगा आपको ध्यान रखना है कि डिवाइड आप सेल से करोगे। सेकंड, कभी भी आंसर अगर आपको रुपीज में चाहिए, आंसर आपको रुपीज में चाहिए तो आपको डिवाइड करना है हमेशा पीवी रेशियो से। डिवाइड विथ पीवी रेशियो। और अगर आंसर आपको यूनिट्स में चाहिए होगा, आंसर अगर यूनिट्स में चाहिए होगा तो आप डिवाइड करेंगे विथ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये 3 गोल्डन रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। और एक रूल और है, पॉइंट वर्ड अगर यूज्ड है, पॉइंट वर्ड अगर यूज्ड है तो ये लेवल ऑफ सेल्स को डिनोट करता है। पॉइंट सेल्स को डिनोट करता है कि जैसे ब्रेक इवन पॉइंट आपने सुना होगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? ब्रेक इवन सेल्स। पॉइंट जो है वो सेल्स को डिनोट करता है। अब ब्रेक इवन की बात हो गई है तो ब्रेक इवन पे चर्चा करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप न तो कोई प्रॉफिट कमाते हो न कोई लॉस होता है आपको। मींस जितना आपने सेल किया उतना आपकी एग्जैक्टली आपकी कॉस्ट है, न तो 1 रुपया एक्स्ट्रा आया न 1 रुपया घर से लगा। पॉइंट ऑफ सेल्स वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। न तो कोई प्रॉफिट है ना कोई भी लॉस है। अब जैसे अगर हम इनकम स्टेटमेंट ही देखें अपना, सेल्स है, सेल्स में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, मेरे को मिल गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट मिलता है। तो ब्रेक इवन पे मेरा प्रॉफिट या लॉस क्या है? 0 है। दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज 0। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज 0। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट आएगा ब्रेक इवन पे। ब्रेक इवन पे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट आ जाता है। और ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? और दूसरा चीज भी है यहां पे कि ब्रेक इवन पे आपकी जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट के बराबर है। जो मैंने अभी आप लोग को बोला, जितना आपने सेल्स करके पैसा कमाया सब कॉस्ट में लग गया। और टोटल रेवेन्यू में वेरिएबल कॉस्ट भी आता है, फिक्स्ड कॉस्ट भी आता है। और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। या फिर, और अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आपको किस में मिलेगा? यूनिट्स में।
आंसर अगर आपको बाई चांस रुपीज में चाहिए तो आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? फिक्स्ड कॉस्ट बाई पीवी रेशियो से। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां तक आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता है। तो भैया ब्रेक इवन तक तो मैं समझ गया, अब मैंने सेल्स किए जिसमें मेरे को प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ब्रेक इवन क्या डिनोट कर रहा है? मान लीजिए ये आपका टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स है। तो जब भी हम सेल्स करते हैं तो पहले क्या होता है ना, पहले सारा कॉस्ट रिकवर होता है। सेल्स हुआ, सेल्स हुआ, सेल्स हुआ, यहां तक मान के चलते हैं मेरे सारे कॉस्ट रिकवर हो गए। इस पॉइंट तक मेरे सारे कॉस्ट रिकवर हो गए। तो हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। वो पॉइंट जहां पे मेरे सारे कॉस्ट रिकवर हो जाते हैं, दैट इज माय ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर भी मैंने सेल किया है, तो ये पॉइंट क्या है? दिस इज माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का वो पार्ट है जहां पर आप प्रॉफिट कमाते हो। स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है प्रॉफिट। नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो लेवल ऑफ सेल्स है जहां पर आप प्रॉफिट कमा रहे हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का वो पार्ट है जहां पर आप प्रॉफिट अर्न करते हो। तो सेल्स के दो पार्ट है, जहां तक आप अपना सारा कॉस्ट रिकवर कर लेते हो वो ब्रेक इवन कहलाता है, और वो पार्ट जहां पर आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हो दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहां तक कॉस्ट रिकवर हो गया और फिर यहां पे प्रॉफिट आना शुरू हो गया। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा है फिफ्थ पॉइंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो या फिर प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जैसा भी आंसर चाहिए। रुपीज में चाहिए तो पीवीआर के साथ डिवाइड, और यूनिट्स में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ डिवाइड। प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो या फिर प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? अब भैया यहां से मेरे को समझ में आ रहा है कि टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। अब अगर आप तीनों को सेल्स के साथ डिवाइड कर दो, टोटल सेल्स को टोटल सेल्स के साथ डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक इवन को टोटल सेल्स के साथ डिवाइड कर देते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को भी टोटल सेल्स के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल सेल्स बाय टोटल सेल्स 1 हो जाएगा। ब्रेक इवन सेल्स बाय टोटल सेल्स, किसी भी चीज को जब आप टोटल सेल्स के साथ डिवाइड कर दोगे तो वो रेशियो में बदल जाता है, तो हम इसे बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स रेशियो। और क्वेश्चन में ना कई बार आपको ब्रेक इवन सेल्स रेशियो परसेंटेज में भी गिवन होता है, तो ब्रेक इवन सेल्स रेशियो है तो वो जनरली परसेंटेज में भी होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स बाय टोटल सेल्स, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो बन गया। ब्रेक इवन सेल्स रेशियो प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो इज इक्वल टू 1। बहुत जगह काम आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक इवन का जितना परसेंटेज होगा उसको 100 से माइनस करिए, जो बच जाएगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज होगा। यह है हमारा जुगलबंदी जोड़ी नंबर 1, इसे हम जुगलबंदी जोड़ी कहते हैं। और दूसरी जुगलबंदी जोड़ी है मेरी वेरिएबल कॉस्ट की और कंट्रीब्यूशन की। सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन होता है। सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया था तभी तो कंट्रीब्यूशन मिला था। इनकम स्टेटमेंट देखिए, तो अब इसी को थोड़ा अगर बैक कैलकुलेट करें, सेल्स माइनस वीसी इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो माइनस वीसी इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस वीसी हो जाएगा। सेल्स इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस वीसी आ गया।
अब मैं अगेन तीनों को वापस सेल्स के साथ डिवाइड कर देता हूं, तो सेल्स बाई सेल्स इज इक्वल टू वीसी बाई सेल्स प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स। सेल्स बाई सेल्स हो गया 1, वीसी बाई सेल्स वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स है, मतलब पीवी रेशियो। तो दूसरी जुगलबंदी जोड़ी मेरे को मिल गई, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस पीवी रेशियो इज इक्वल टू 1। दिस इज माई जुगलबंदी जोड़ी नंबर 2। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग का ना कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और मार्जिनल कॉस्टिंग में पता है सबसे खास बात क्या है कि एक एक क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। तो आपको लग रहा है जिस भी तरीके से आप करिए कहीं ना कहीं आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, बस आपको ना प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। अब यहां से ही ना हम एक दूसरा मास्टर फॉर्मूला वापस डिराइव करते हैं। सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स होता है। अब ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवीआर, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला मैंने बताया प्रॉफिट बाय पीवीआर। ये एक फॉर्मूला हो गया पीवीआर वाला, और दूसरा फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन के साथ डिवाइड करके भी तो मिलता है, लेकिन यहां पे आंसर यूनिट्स में आएगा जब आप कंट्रीब्यूशन के साथ डिवाइड करो। सेम लॉजिक, सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहां पे आंसर यूनिट्स में आएगा, यहां पर आंसर रुपीज में आएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं पीवीआर लिख के सीधा ऐड कर दूंगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स अगर रुपीज में चाहिए तो एक फॉर्मूला और है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह काम में आएगा ये। और वही अगर आपको यूनिट्स में चाहिए तो फिर सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एकदम क्लियर है? तो हमने बात कर ली, ये पॉइंट नंबर 6 होगा हमारा, मास्टर फॉर्मूला सेल्स का। और ध्यान में रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। अब इसके बाद है इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, कई बार ना आपके पास ऐसे सिचुएशंस आ जाएंगे जहां पे आपको एक ऑप्शन को छोड़ना पड़ेगा और किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहां पे असमंजस क्या आएगा, डिलेमा क्या आएगा, होगा यहां पे ये कि ऑप्शन 1 जो है आपका, आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 में फिक्स्ड कॉस्ट लो है, फिक्स्ड कॉस्ट यहां कम लग रहा है, लेकिन ऑप्शन 2 में फिक्स्ड कॉस्ट हाई है। और यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट अगर लो है तो वेरिएबल कॉस्ट हाई है, और ऑप्शन 2 में अगर फिक्स्ड कॉस्ट हाई था तो आपका वेरिएबल कॉस्ट लो हो जाएगा। भैया अगर दोनों ही लो होता तो फिक्स्ड कॉस्ट भी लो है वेरिएबल कॉस्ट भी लो है, तो फिर ऑप्शन की बात ही नहीं आती। हम सीधा क्या करते हैं, ऑप्शन 1 के साथ चले जाते ना। अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी कम है वेरिएबल कॉस्ट भी कम है तो वही ऑप्शन के साथ जाएंगे जहां पे मेरी कॉस्ट कम है। प्रॉब्लम तो तब आएगा जब एक में फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है एक में वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। अब इस प्रॉब्लम से सॉल्व कैसे करें, कैसे बचे, तो यहां पर हम एक लेवल ऑफ सेल्स ढूंढते हैं, एक पॉइंट ढूंढते हैं, और वो पॉइंट मिल जाने के बाद हम डिसीजन लेते हैं कि अगर मैं उस पॉइंट तक सेल करूंगा तो मेरे को क्या करना है, और अगर उससे कम सेल करूंगा तो क्या करना है। और इसी पॉइंट को हम कहते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है
जहां पे आप ऑप्शन 1 अगर चूज करोगे तो उस पॉइंट पे ऑप्शन 1 की कॉस्ट भी उतनी ही आएगी जितनी ऑप्शन 2 की आएगी। सपोज करिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि जैसे 1000 यूनिट्स मेरे को बनाने हैं, या 1000 पॉइंट मेरा इंडिफरेंस पॉइंट आया, 1000 यूनिट्स। अब इस 1000 यूनिट्स में ऑप्शन 1 में भी आपकी टोटल कॉस्ट 10,000 है और ऑप्शन 2 में भी 10,000 है। तो आप डिसीजन ले सकते हो। ये हो गया आपका इंडिफरेंस पॉइंट। अब इस इंडिफरेंस पॉइंट को हम निकालेंगे कैसे? इसका बड़ा इजी सा फॉर्मूला है, इंडिफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में कितना चेंज है दोनों अल्टरनेटिव के बीच में, डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। एक ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन है चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी होता है। कई बार क्वेश्चन में ना आपको कंट्रीब्यूशन दे देगा, तो ध्यान रखिएगा इंडिफरेंस पॉइंट निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट का चेंज डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट का चेंज भी एप्लीकेबल है, फिक्स्ड कॉस्ट का चेंज बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का चेंज भी एप्लीकेबल है। और अब जब आपको इंडिफरेंस पॉइंट मिल गया तो आप डिसीजन लोगे। डिसीजन कैसे लेना है? तो अगर आपको लगता है कि आप इंडिफरेंस पॉइंट से कम सेल करोगे, इंडिफरेंस पॉइंट पता चल गया ना, अब आपको लग रहा है कि आप इंडिफरेंस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाओगे या उतनी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आप चूज करेंगे जिसकी वेरिएबल कॉस्ट लो होगी। सॉरी, चूज द वन विथ लोअर फिक्स्ड कॉस्ट। जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट लो होगी वो आपको चूज करना है, क्योंकि आप इंडिफरेंस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप चाहोगे कि आपका जो फिक्स्ड पैसा है वो कम लगे। और अगर इंडिफरेंस पॉइंट से आप ज्यादा पर हो, आपको लग रहा है कि आप इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा सेल कर लोगे, तो फिर आपको चूज करना है जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट हाई होगी, विथ हायर फिक्स्ड कॉस्ट। बस यही रूल है। इंडिफरेंस पॉइंट से कम तो लोअर फिक्स्ड कॉस्ट, इंडिफरेंस पॉइंट से हाई तो हायर फिक्स्ड कॉस्ट। एकदम ऐसे याद रखिए ना, अगर लो है तो लोअर फिक्स्ड कॉस्ट, हाई है तो हायर फिक्स्ड कॉस्ट। बस तो ये हो गया इंडिफरेंस पॉइंट जब आपके पास सिर्फ दो अल्टरनेटिव्स है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। आपके सिलेबस में हाँ, इंडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आप कोई भी डिसीजन लो। चलिए एक एग्जांपल ही लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन 1 में है आपको गाड़ी लेनी है, तो एक ऑप्शन है कि आप न्यू कार लीजिए, एक ऑप्शन है आपके पास कि आप सेकेंड हैंड कार लीजिए। अब अगर आप नई गाड़ी लोगे तो जाहिर सी बात है नई गाड़ी का तो फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, 3 लाख है। और सेकेंड हैंड गाड़ी में अगर लूंगा तो यहां पे कॉस्ट कम लगेगा, 1,50,000 ही आएगा। लेकिन नई गाड़ी में माइलेज मेरे को ज्यादा मिलेगी, तो मेरा जो पेट्रोल वगैरह का खर्चा है, वेरिएबल कॉस्ट, वो यहां पे कम है। सपोज यहां पे वेरिएबल कॉस्ट मेरा 10 रुपीज पर किलोमीटर है, लेकिन जो पुरानी गाड़ी है वो उतना अच्छा माइलेज नहीं देगी, तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट, एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड रुकिए ना, मेरा पेंसिल डिस्चार्ज हो गया है। तो यहां पे मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपए पर किलोमीटर। अब मेरे को डिसाइड करना है कि मैं कौन सी गाड़ी लूं, तो यहां पे भी हम यही देखेंगे कि मैं कितने किलोमीटर्स चलने वाला हूं। मेरे को पहले तो ये जानना होगा ना कि मैं कितना किलोमीटर्स चलूंगा, उसके हिसाब से डिसीजन लूंगा। तो अब मैं ढूंढता हूं कि कितने किलोमीटर्स तक मैं चाहे नई गाड़ी लूं चाहे पुरानी गाड़ी लूं, दोनों केस में मेरा कॉस्ट सेम लगने वाला है। कितने किलोमीटर्स पे दोनों गाड़ी का कॉस्ट सेम आएगा।
तो उसी पॉइंट को हम कहते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपकी दोनों ही कॉस्ट, दोनों ऑल्टरनेटिव्स में कॉस्ट सेम आने वाली है। तो अब आप निकालिए इनडिफरेंस पॉइंट। फिक्स कॉस्ट में कितने का चेंज है? 1,50,000 का चेंज है, डिवाइडेड बाई वेरिएबल कॉस्ट में कितने का चेंज है? 10 और 15, 5 रुपीज का चेंज है। तो ये आया 30,000 किलोमीटर्स। तो अगर आप 30,000 किलोमीटर्स कवर करते हो तो फिर आप कोई सी भी गाड़ी लीजिए, सेकेंड हैंड लीजिए चाहे नई गाड़ी लीजिए, दोनों केस में आपका कॉस्ट सेम आने वाला है। आप चेक कर लीजिए, 30,000 किलोमीटर्स तक चलेंगे तो 3 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा, और यहाँ पे 10 रुपीज पर किलोमीटर लगता है, तो 30,000 का 3 लाख बनेगा 6 लाख। यहाँ पे 1.5 लाख लगा फिक्स्ड कॉस्ट और 15 रुपीज पर किलोमीटर है, तो 30,000 किलोमीटर्स का 4.5 लाख। तो यहाँ पे भी मेरी टोटल कॉस्ट क्या आ गई? 6 लाख रुपीज आ गई। तो इस पॉइंट के हिसाब से अब हम डिसाइड करेंगे कि क्या मैं 30,000 से कम चलने वाला हूं। अगर मैं 30,000 से कम चलूंगा तो कोई मतलब नहीं है नई गाड़ी लेके, मैं सेकेंड हैंड कार के साथ जाऊंगा जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट लो है। और वही अगर मेरे को लग रहा है कि नहीं मैं 30,000 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही चलूंगा, तो फिर मैं न्यू कार के साथ जाऊंगा जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट हाई है। क्लियर एकदम? तो ये हो गया इनडिफरेंस पॉइंट विथ 2 ऑल्टरनेटिव्स। अब आपके सिलेबस में इनडिफरेंस पॉइंट विथ 3 ऑल्टरनेटिव्स भी है। इनडिफरेंस पॉइंट विथ 3 ऑल्टरनेटिव्स। क्या हो रहा है? with 3 alternatives। 3 ऑल्टरनेटिव्स के साथ। तो जब आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव्स होंगे ना, तो आपको क्या करना है, जैसे आप निकालोगे इनडिफरेंस पॉइंट बिटवीन, मान लेते हैं एक ऑप्शन है ए, एक ऑप्शन है बी, एक ऑप्शन है सी। तो आप पहले इनडिफरेंस पॉइंट निकालिए ए और बी के बीच में, जैसे हमने सीखा वैसे ही। फिर आप इनडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे बी और सी के बीच में, एंड देन लास्ट में आप इनडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे ए और सी के बीच में, ए बी के बीच में, बी सी के बीच में और ए सी के बीच में। इन तीनों के हेल्प से जब इनडिफरेंस पॉइंट आपको मिल गया तो आप एक ऐसा चार्ट बनाओगे, एक टेबल बना लीजिए, और इस टेबल में सबसे पहले आप मार्क करिए कि आपका सबसे लोएस्ट इनडिफरेंस पॉइंट कौन सा है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां लिखता हूं कि यहां 1000 यूनिट्स आया, यहां 700 यूनिट्स आया और यहां 1500 यूनिट्स आया। एक एग्जाम्पल। तो अब सबसे छोटा लेवल ऑफ यूनिट्स क्या है? 700। तो एक मार्किंग होगी 700 की, और दूसरी मार्किंग जो होगी वो सबसे हायर वाले की होगी। तो हायर क्या है? 1500। तो दिस इज 1500 यूनिट्स। अब अगर आपको लगता है कि आप 700 यूनिट्स तक भी नहीं पहुंच पाओगे, मींस आप इस रेंज में हो, तो आपको चूज करना है जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट सबसे कम है, लोएस्ट फिक्स्ड कॉस्ट। 3 ऑप्शन है ना, तो जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट सबसे कम है वो आप चूज करोगे यहां पे। अगर आपको लग रहा है कि आप हाईएस्ट को भी क्रॉस कर जाओगे, 1500 से भी ज्यादा पे चले जाओगे, तो इधर आप चूज करोगे जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट सबसे हाईएस्ट है। लॉजिक वही है, लोअर है तो लोएस्ट फिक्स्ड कॉस्ट, हायर है तो हायर फिक्स्ड कॉस्ट, हाईएस्ट फिक्स्ड कॉस्ट।
और बीच में जो बचा यहां पर आप चूज करोगे मॉडरेट फिक्स्ड कॉस्ट। यहां पे जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट बीच में है, मॉडरेट फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर एकदम अब ये कंसेप्ट? 2 ऑल्टरनेटिव 3 ऑल्टरनेटिव दोनों ही केस में। अब इसके बाद है हमारे पास शट डाउन पॉइंट। तो ये जो शट डाउन पॉइंट है ये भी इंडिफरेंस पॉइंट के जैसा ही है। ये इंडिफरेंस पॉइंट हमारा 7 नंबर था ना, 8। शट डाउन पॉइंट, ये शट डाउन पॉइंट क्या बताता है मेरे को? कई बार बिजनेसेस में ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहां पे हमें लगता है ना कि एक बार हमें बिजनेस को टेम्पररीली बंद कर देना चाहिए, बिजनेस को टेम्पररीली बंद कर देना चाहिए। तो अगर हम बिजनेस को जब टेम्पररीली बंद करते हैं ना, तो टेम्पररीली बंद करने के लिए कुछ कॉस्ट मेरे ऐसे होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के जो बच जाते हैं, जो नहीं लगते हैं, उन्हें हम कहते हैं अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। कि फिक्स्ड कॉस्ट ना 2 तरीके के हैं, एक है अवॉइडेबल नेचर का, एक है अनअवॉइडेबल नेचर का। अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट वो फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि आप बिजनेस को अगर बंद करोगे तो लगना बंद हो जाएगा। लेकिन अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसा फिक्स्ड कॉस्ट है जो आप बिजनेस चालू रखो चाहे बंद कर दो, लगेगा ही लगेगा। तो आप खुद सोचिए ना, अगर आप बिजनेस को चालू रखते हो तो भी अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा, बंद कर दोगे तो भी अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा। तो ऐसा कॉस्ट जो दोनों ही सिचुएशन में लग रहा है वो मेरे लिए इररिलेवेंट है, उसको मैं क्यों कंसिडर करूं? क्योंकि मैं बंद करूंगा तब भी लगेगा, चालू रखूंगा तब भी लगेगा, तो ये मेरे काम का चीज तो है नहीं। अब बचा अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर मैं बिजनेस बंद कर दूंगा तो ये पैसा मेरा बच जाएगा, ये मेरी सेविंग्स है। एक तरीके से अगर मैं बिजनेस बंद कर दूं, बिजनेस अगर क्लोज कर दे तो ये पैसा तो मेरा सेव हो रहा है ना, सेविंग्स है मेरे लिए। लेकिन जब हमने बिजनेस बंद किया तो टेम्परेरी पीरियड के लिए किया। अब बिजनेस को जब हम वापस रीओपन करेंगे तो रीओपन करने के समय ना कुछ मेरा अलग से खर्चा लगेगा ही। जैसे आप सोचिए एक रेस्टोरेंट है, अगर रेस्टोरेंट को आप बंद करके चले जाते हो 1 महीने के लिए, तो 1 महीने के बाद जब आप रेस्टोरेंट को आके ओपन करोगे तो क्या होगा? पूरा रेस्टोरेंट में धूल जम चुका होगा। अब उसको साफ करवाने के लिए अलग से एक आदमी बुलाना पड़ेगा, उसको अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो ये पैसा अगर आपका बिजनेस चालू रहता तो नहीं लगता, बिजनेस बंद हुआ तब धूल जम गई तो मेरे को साफ करने के लिए एक आदमी को हायर करना पड़ा। अगर बिजनेस चालू रहता तो ये सब कॉस्ट नहीं आता ना। तो बिजनेस बंद कर देने की वजह से आपका कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा शटडाउन कॉस्ट भी आता है। तो बिजनेस क्लोज करने की वजह से एक्स्ट्रा शटडाउन कॉस्ट आता है। अब इसका फॉर्मूला आप एकदम लॉजिकली समझिए। अगर आपने बिजनेस क्लोज किया तो आपकी सेविंग्स कितने की होगी? कितने की सेविंग्स होगी? भैया मेरा जो अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट था वो बच जाएगा, तो अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट आपका सेविंग्स है। लेकिन बिजनेस बंद करने की वजह से कुछ ना कुछ शटडाउन कॉस्ट आएगा, तो वो शटडाउन कॉस्ट आपके जेब से पैसा लग रहा है, मतलब वो आपके सेविंग्स को कम कर रहा है। आपको लगा कि आपने मैनेजर को एक बार बोला कि देखो 1 महीने के लिए तुम कहीं दूसरा काम देख लो, तो 1 महीने के लिए वो चला गया, तो हम उसको जो 1 महीने का पैसा देते हैं वो मेरा बच गया, सेविंग्स हो गई मेरी। लेकिन इस 1 महीने की सैलरी को बचाने के लिए मैंने अपना बिजनेस क्लोज किया, तो साफ सफाई का एक अलग से कॉस्ट आ गया। तो मेरी एक्चुअल में नेट सेविंग्स क्या है? अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस एक्स्ट्रा शटडाउन कॉस्ट। सेविंग्स तो यही हो गई, जो फिक्स्ड कॉस्ट मैंने सेव किया माइनस कर देते हैं शटडाउन कॉस्ट। क्यों? क्योंकि शटडाउन का एक कॉस्ट अलग से लगेगा। और डिवाइड करेंगे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि जब हम बिजनेस चालू रखते तो मेरे को कंट्रीब्यूशन मिलता। तो यहां पे मेरा लॉजिक ये है देखने का कि जितनी सेविंग्स मैं कर रहा हूं, कितने कस्टमर अगर मेरे पास आ जाए तो मैं उतनी सेविंग्स कर लूंगा। समझिए फिगर्स के साथ,
मान लीजिए कि आपका अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 का है और एक्स्ट्रा शटडाउन कॉस्ट 2,000 है, तो नेट में आपने कितने पैसे सेव किए? नेट सेविंग्स आपका 8,000 का है। 8,000 रुपए फिक्स कॉस्ट बचा लिया और 2,000 रुपए शटडाउन की वजह से चला गया। हाँ, अभी रिपीट कर रहा हूं तो वापस ये क्वेश्चन के थ्रू वापस से सबको समझा देता हूं। अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? एक ऐसा फिक्स्ड कॉस्ट जो कि आप बिजनेस बंद कर दोगे तो लगना बंद हो जाएगा, तो ये आपकी सेविंग्स है। 10,000 रुपए आपने बचा लिए, नहीं देना पड़ा बिजनेस बंद करने की वजह से, तो ये मेरी सेविंग्स है। लेकिन बिजनेस बंद करने से 2,000 का एक शटडाउन का कॉस्ट आ गया, तो एक तरीके से ये आपके लिए क्या है? एक्स्ट्रा कॉस्ट है। ये तो पहले नहीं लग रहा था, अब लग रहा है एक्स्ट्रा कॉस्ट है। तो देखा जाए तो नेट सेविंग्स क्या हो गई? नेट सेविंग्स है अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस एक्स्ट्रा शटडाउन कॉस्ट। 10,000 माइनस 2,000, 8,000 रुपीज आपने नेट में सेव किया। अब अगर आपका बिजनेस चालू है तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आएगा, लेकिन अगर बिजनेस बंद है तो कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ये तो सिंपल सी बात है। बिजनेस चालू करोगे रखोगे तो सेल्स करेंगे, सेल्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट लगेगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा। बट जब मेरा बिजनेस बंद है तो ना तो कोई सेल्स होगा, ना कोई वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, ना कोई कंट्रीब्यूशन आएगा। तो अगर बिजनेस चालू रहता है तो कंट्रीब्यूशन आता है, बिजनेस बंद रहता है तो कंट्रीब्यूशन नहीं आता है। मैंने 8,000 रुपए सेव किए, ये 8,000 रुपए मैंने बचाए। तो अब आपके पास एक ऑप्शन क्या है? देखिए, एक ऑप्शन है आपके पास कि आप बिजनेस चालू रखो और 8,000 रुपए कमा लो। बात तो बराबर है, बिजनेस बंद करके 8,000 बचा लो या बिजनेस चालू करके 8,000 कमा लो, दोनों ऑप्शन है। ऑप्शन 1, बिजनेस बंद करके 8,000 सेव कर लो, या फिर बिजनेस चालू रखकर 8,000 कमा लो। दोनों ही तो ऑप्शन है। आप बिजनेस बंद कर दोगे तो 8,000 रुपए सेव हो जाएगा, चालू करके अगर आप 8,000 कमा लेते हो तो भी तो आप नेट बेनिफिट में ही आ गए, सिचुएशन तो सेम हो गया। यहां पे भी मैंने 8,000 बचाए और वहां मैंने 8,000 कमा लिए। मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्नड। 8,000 मैंने बचाया तो वो मेरी कमाई है, और 8,000 अगर मैंने कमा लिया तो बिजनेस भी बंद नहीं करना पड़ा। तो अब आप देखिए कि इस 8,000 को कमाने के लिए आपको कितने कस्टमर्स चाहिए? 8,000 को कमाने के लिए आपको कितने कस्टमर्स चाहिए? तो 8,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हर एक यूनिट से मैं क्या कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूं, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे को अपने आप नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाएगा। अपने आप मेरे को नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाएगा। जैसे ही मेरे को नंबर ऑफ यूनिट्स मिल गया तो अब मैं अपना डिसीजन ले सकता हूं। मेरे को पता चल गया कि मेरे को 300 यूनिट्स बेचने होंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक फिगर डाल देते हैं ना, मान लीजिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 रुपीज है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 है, तो कितने यूनिट्स आपको बेचने होंगे 8,000 रुपए सेव करने के लिए? 8,000 बाई 40, 200 यूनिट्स। तो अगर आप 200 यूनिट्स बेच लोगे तो आप 8,000 रुपए कमा लोगे। अब आप देखिए कि क्या बिजनेस चालू करके आप ये 200 यूनिट्स बेच सकते हो? अगर आपको लगता है कि हाँ 200 यूनिट्स तो मैं बेच लूंगा बिजनेस चालू करके, तो बिजनेस बंद करके कोई मतलब नहीं है। बंद करने से आपकी 8,000 की सेविंग्स हो रही है, और वो 8,000 रुपए जो सेव हुए हैं वो तो आप 200 यूनिट्स बेच के कमा ही ले रहे हो, तो फायदा क्या है बिजनेस बंद करके? नहीं करेंगे। और वही अगर आपको लग रहा है कि नहीं 200 यूनिट्स नहीं बेच पाऊंगा, संभव ही नहीं है, तो फिर आप बिजनेस बंद करिए। क्यों? क्योंकि फिर आपको बिजनेस बंद करके ज्यादा सेविंग्स होने वाली है। एकदम सिंपल सा ये लॉजिक है इसका शटडाउन पॉइंट का। शटडाउन पॉइंट, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस
एक्स्ट्रा शटडाउन कॉस्ट, एक्स्ट्रा शटडाउन कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बस। कम समय बड़ी तैयारी, कम समय